फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय परिदृश्य। जो करंट अफेयर है वो हमारा दृष्टि घटना चक्र, जो ईयरली घटना चक्र होता है 1 सितंबर 2023 से इसमें 30 सितंबर 2024 तक 2024 तक करंट अफेयर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। और आइए शुरू करते हैं दृष्टि से रिलेटेड घटना चक्र, और जो कि हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम 2024 और आरओ से संबंधित है। इसकी डेट आयोग दे चुका है। आरओ 22 दिसंबर और यूपीपीसीएस 7 और 8 दिसंबर को है। आइए देखते हैं। अभी तो डेट यही निर्धारित है, बाकी तो प्रयागराज में जो आंदोलन चल रहा है, अब देखिए क्या होता है, उसका प्रभाव कितना पड़ता है, क्या होता है, देखते हैं। तब तक आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनाव, लोकसभा, सभी राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिया था। 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। देश में चुनाव दो चरण में कराए जाएंगे। पहला चरण होगा लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। और संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। संवैधानिक संशोधन विधेयक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। निर्वाचन में पहले चरण की प्राप्ति के लिए निम्न संशोधन होंगे। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, इसमें संशोधन होगा। आर्टिकल 172 राज्य विधानसभाओं विधानमंडलों की अवधि, इसमें संशोधन होगा। आर्टिकल 82 को अंत स्थापित कर दिया जाएगा। अगर ये मंजूरी मिली है और अगर ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो जाता है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ONOE उच्च स्तरीय समिति। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। ONOE उच्च स्तरीय समिति क्या है, यानी वन नेशन, यानी कि ONOE उच्च स्तरीय समिति मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में जानते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में इसकी एक उच्च स्तरीय समिति थी, इसके सदस्यता 8 थे। इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति। सदस्य अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राममेगल। सचिव थे नितेन चंद्र। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन उच्च स्तरीय समिति के निम्न में से सदस्य कौन नहीं थे, या कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर। इसमें दिया गया है कि PM आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी मिल गई है। PM आशा मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यू MSP प्रदान करने पर आधारित है। 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान यानी 2025 और 26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पीएम आशा में निम्न प्रकार के घटक आते हैं। मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम है। मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन फैक्ट है। मूल्य घाटा भुगतान योजना PDPS है। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इस तरीके से 4 प्रकार के घटक आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में देखते हैं। यह प्रारंभ हुआ था 18 सितंबर 2024। कुल परिव्यय इसका है 79,156 करोड़ रुपए।
सेंट्रल शेयर है 56,333 करोड़ रुपए और स्टेट शेयर है 22,823 करोड़ रुपए। इसमें शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 30 है। जनजातीय बहुल गांव वाले 549 ब्लॉक और 2,740 549 जिले और 2,740 ब्लॉक हैं। उद्देश्य क्या हो रहेगा? जनजातीय समुदायों यानी ट्राइबल कम्युनिटीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए। इसमें गांव हो जाएगा 63,000 लगभग गांव होंगे। ठीक है। इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। कितने? 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। बायो राइट योजना को मंजूरी मिल गई है। अब ये बायो राइट का पूर्ण रूप जानते हैं। बायो राइट का पूर्ण रूप होता है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका प्रारंभ हुआ था 18 सितंबर 2024। बायो राइट जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दो घटक हैं: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को शामिल किया गया है। बायो राइट का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021 से 22 से 25-26 के दौरान की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो E3 नीति को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है। इसका प्रारंभ 24 अगस्त 2024 में हुआ। बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। E3 जो है 3 घटकों में बटा हुआ है, जिसको पहला है इकोनॉमी, फिर दूसरा है इन्वायरमेंट और फिर है एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। बायो E3 जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य में स्मार्ट प्रोटीन और सटीक बायो थेरेपीयूजियम और जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, भविष्यादि समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, इतने प्रकार के भागों में बायो E3 को बांट के इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, इसका प्रारंभ हुआ 16 सितंबर 2024 को। इसका जो प्रारंभ हुआ था 16 सितंबर 2024 को। ठीक है। गुजरात में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का संचालन अहमदाबाद से भुज की तरफ होगा। अहमदाबाद से कहाँ होगा? भुज की तरफ होगा इसका संचालन। ठीक है। इसमें क्या होगा? भारत की प्रथम स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था। ये अहमदाबाद एवं भुज के मध्य भारत की प्रथम वंदे मेट्रो का उद्घाटन गुजरात में किया जाएगा। पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल अंतर शहर कनेक्टिविटी। 15 फरवरी 2019 को प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यू दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी रवाना की गई थी। इसकी गति थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी हो गई कि 15 फरवरी 2019 को प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को न्यू दिल्ली से वाराणसी रवाना किया गया था। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। मिशन मौसम के बारे में हम लोग जानते हैं। मिशन मौसम का प्रारंभ किया गया 11 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम प्रारंभ किया। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? हर मौसम के लिए अधिक तैयार व जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। इसको कार्यान्वित केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये 3 जो हैं मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे इस मिशन को। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 23वां विधि आयोग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के भारत सरकार के विधि और
न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्ष 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसके सदस्य थे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और देखते हैं 5 अंशकालिक सदस्य से अधिक नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जानते हैं। 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, इस मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों को मंजूरी मिली है। कितने को? 5 को। इसका टोटल आउटले है 76,000 करोड़ रुपए। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2024 को हुई थी। कहाँ पे? गुजरात में। कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना साणंद गुजरात में की जाएगी। देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी मिली है। वो कौन कौन से हैं? देश में 3, आइए जानते हैं। धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब है। क्षमता इसकी है 5000 WSPM। भारत की प्रथम AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। दूसरा है असम मोरीगांव में, क्षमता है 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। और तीसरा है साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई। आइए जानते हैं नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ये देखते हैं। उद्घाटन वर्ष 28 जनवरी 1950, स्थापना दिवस 28 जनवरी 2024। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जी कानिया। इसका ध्वज था नीले रंग का। संस्कृत लोक यतो धर्मस्तो जय, यहाँ जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल 12 महापत्तन है। ठीक है, इसका शिलान्यास 30 अगस्त 1924 को किया गया था। और आइए जानते हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा यह शासित है। स्थिति कहाँ है? पालघर जिला, डहाणू नगर, महाराष्ट्र राज्य में। वाडवर पत्तन का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? पालघर में। पालघर में शिलान्यास किया गया। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। हम इतना ही जानेंगे कि वाडवर पत्तन का शिलान्यास पालघर में किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत में 12 महापत्तन है। विश्व के 10 पत्तनों में से ये एक होगा। इसको बनने के बाद यह लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा। भारत के 12 महापत्तनों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं यहीं पे। आइए जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो 12 महापत्तन होंगे: श्यामा प्रसाद मुखर्जी महापत्तन कोलकाता, पारादीप पत्तन उड़ीसा, विशाखापत्तनम पत्तन आंध्र प्रदेश, कामराजर पत्तन तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरम पत्तन तूतुकुडी तमिलनाडु, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र, मुरगांव पत्तन गोवा, कोची पत्तन कोची केरल में है। अब आइए जानते हैं CPPI 2023 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि ये पोर्ट को एक परफॉर्मेंस के रूप में देखता है। आइए जानते हैं कौन कौन सा जो परफॉर्मेंस CPPI देता है। CPPI के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं। CPPI होता क्या है? CPPI जो होता है वो होता है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमारा CPPI होता है। ये 2023 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है, फोर्थ संस्करण है। इस सूचकांक का विकास कौन किया था? वर्ल्ड बैंक विकास, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इसका
इस सूचकांक का विकास किया था। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, वो किसी पोत में कितना समय लेते हैं, जितना समय लेते हैं उसका मापन किया जाता है, समय का मापन किया जाता है। आइए जानते हैं इस सूचकांक के अनुसार और क्या होता है। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष जो हमारा चीन है, चीन चीन का यांगशान पत्तन फर्स्ट आया है। जो चीन है उसका यांगशान पत्तन क्या है, प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया है। जो भारत के 9 पोर्ट को शामिल किया गया है, वो 9 पोर्ट ये हैं। विशाखापत्तनम पत्तन मतलब विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। मुंद्रा पत्तन गुजरात में है। पीपावाव पत्तन गुजरात में है। कामराजर पत्तन तमिलनाडु में है। कोचीन पत्तन केरल में है। हाजीरा पत्तन गुजरात में है। कृष्णापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में है। जिसमें से समग्र रैंक है 19 जो है विशाखापत्तनम है, 27 मुद्रा है, 41 पीपापाव है, 47 कामराजर है, 63 कोची है, 68 हजीरा है, 71 कृष्णापट्टनम पत्तन है। ये था हमारा CPPI, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा इसका विकास किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एकीकृत पेंशन योजना के बारे में पढ़ते हैं। और एकीकृत पेंशन योजना के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। यह 24 अगस्त 2024 को 24 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक नई एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस नई योजना से केंद्र सरकार को लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना यथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास UPS पर स्विच करने का एकमात्र विकल्प होगा। राज्यों को अपने कर्मचारी को UPS के ढांचे यानी UPS का जो फ्रेमवर्क है के तहत लाने का विकल्प प्रदान करेंगे। 25 अगस्त 2024 को कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र राज्य बन गया है। अब इसमें जानते हैं, कुछ बातें देखते हैं। नेक्स्ट, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन दोनों के बारे में। जो कर्मचारी होते हैं, यह योजना जो है 1 अप्रैल 2025 को प्रभावी होगी, ठीक है। सुनिश्चित पेंशन के बारे में जानते हैं। कर्मचारियों को उसकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 जो महीने होंगे उनमें से जो प्राप्त औसत मूल्य वेतन होगा उसका 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हालांकि जो पेंशन उपयुक्त बनेगी, ये जो पेंशन बनेगी, इस पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है। इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। 25 वर्ष होंगे और 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। जो 25 वर्ष से कम सेवा देंगे उन्हें आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी, ठीक है। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही UPS के तहत पात्र होंगे। जो न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा देंगे कर्मचारी, वो UPS के तहत
पात्र होंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सुनिश्चित जो है हमारा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% की समतुल्य राशि, मतलब इसके बराबर राशि, 60% के बराबर राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। जो सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है, इन दोनों पर क्या होगा, मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू हो जाएगा। ये रहा हमारा करंट अफेयर। और देखते हैं एक और चीज, एनपीएस वात्सल्य, ये जो स्कीम लाई गई है ये किसके लिए है, ये है अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है, के लिए नई पेंशन योजना है, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 देखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जो एनआईआरएफ है, एनआईआरएफ यानी कि ये, इसके बाद इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल 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 इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये है हमारा एनआईआरएफ। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर, ये प्रारंभ हुआ था 29 दिसंबर 2015 को, 29 दिसंबर 2015 को प्रारंभ हुआ था। एनआईआरएफ क्या है कि देश भर में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है उनको रैंकिंग प्रदान करता है। इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण, जो इंडिया में रैंकिंग का जो प्रथम संस्करण था, फर्स्ट संस्करण था, वो कब किया गया था, 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2016 में 29 दिसंबर 2015 को इसको शुरू किया गया था। आइए और देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट जानते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। ठीक है, यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इंडिया रैंकिंग का 9वां संस्करण था। पहला संस्करण कब जारी किया गया था, 2016 में, ये था 9वां संस्करण। ठीक है, इसमें निम्न 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई। ठीक, जानते हैं कि 8 कौन कौन से हैं अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान। समग्र मतलब ओवरऑल, ठीक है, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये जो संस्थान है इनकी रैंकिंग जारी की गई है इसके अंतर्गत। और 3 नई श्रेणियों को इसमें सर्वप्रथम जोड़ा गया है।
कौन कौन सी 3 नई श्रेणियां हैं? राज्य सार्वजनिक विद्यालय है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है, और जो है पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल, ये 3 विश्वविद्यालयों को पहली बार 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट, क्योंकि हमारे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना बहुत जरूरी है। आप लोग इसे देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो रहे तो आप लोग को अपडेट मिल जाया करेगी। देखते हैं कि विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान, जो हमारी विश्वविद्यालय श्रेणी है उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान को बेंगलुरु को लगातार जो है 9वें में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 9वें संस्करण में भी कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। आइए अब देखते हैं, यह संस्थान अनुसंधान श्रेणी में भी लगातार चौथे वर्ष 2021 से 24 शीर्ष स्थान पर है। आइए जानते हैं इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 संस्थान समग्र श्रेणी, ओवरऑल श्रेणी में। ठीक है, जानते हैं पहली रैंक लाया है आईआईटी मद्रास, चेन्नई में स्थित है। दूसरी रैंक लाया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तीसरी रैंक लाया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में स्थित है। चौथी रैंक लाया आईआईटी दिल्ली न्यू दिल्ली में स्थित है। पांचवी रैंक लाया आईआईटी कानपुर, जो कि कानपुर में स्थित है। ओवरऑल में हमने देखा। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंकिंग 2024 उत्तर प्रदेश के संस्थानों के लिए समग्र श्रेणी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक या पूरे इंडिया में 5th रैंक लाया है आईआईटी कानपुर, जो कानपुर में स्थित है। 11वीं रैंक लाया बीएचयू, जो कि वाराणसी में स्थित है। 16वीं रैंक लाया एएमयू, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। 30वीं रैंक लाया आईआईटी बीएचयू, जो कि वाराणसी में स्थित है। 49 रैंक लाया अमिटी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 58 रैंक लाया बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। 88 लाया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। 95 शिव नादर यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आइए आगे और देखते हैं, इंडिया रैंकिंग 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान जान लेते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी, कॉलेज श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू न्यू दिल्ली में स्थित है। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पूर्व नाम था सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये था हमारा विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान। अब जानते हैं विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान कौन कौन से हैं। अभियांत्रिकी में आईआईटी मद्रास है। प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। चिकित्सा में अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। दंड चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला एवं नियोजन में आईआईटी रुड़की। कृषि एवं संबंध क्षेत्र भारतीय कृषि अनुदान संस्थान न्यू दिल्ली। ये रहा विषय से संबंधित था ये। इस तरीके से हम लोगों ने विषय से संबंधित शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान देख लिया, श्रेणी से संबंधित देख लिया ओवरऑल, और उत्तर प्रदेश में भी ओवरऑल देख लिया। और ये रहा हमारा ये नायर से संबंधित करंट अफेयर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसके बारे में देखते हैं। जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स था उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जब से एसडीजी इंडेक्स लाया गया तब से इस पे एक दो क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पेपर में जरूर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। सर्वप्रथम एसडीजी इंडेक्स क्या है। एसडीजी इंडेक्स पर इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष 2018 में। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र एवं यूएन एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी नीति आयोग की एक पहल है।
प्रकाशन वर्ष यूएन एंड यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल थी। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका फुल फॉर्म है। इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। ठीक है, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया गया। ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की जो थीम थी वो थी सतत प्रगति और समावेशी विकास टुवार्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, ये था हमारी थीम। इसका चौथा संस्करण जारी किया गया। ठीक है, अब इसमें कुछ जान लेते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। जो सर्वाधिक सुधार दर्ज किए गए हैं, उत्तर प्रदेश जिसके स्कोर में वृद्धि 25 हुई है, जम्मू और कश्मीर जिसको स्कोर में वृद्धि 21 हुई है, उत्तराखंड इसकी स्कोर में वृद्धि 19 हुई है, सिक्किम इसकी स्कोर में वृद्धि 18 हुई है, हरियाणा 17 हुई है। ये थे हमारे 5 टॉप रैंक जिनके स्कोर में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 अंतिम 6 रैंक पर राज्य स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखेंगे और भी कई नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, मुस्कान जरूरी है।